जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं रवि सिंह हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारा जो यूनिट टेस्ट 5 हुआ है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, गुजराती मीडियम, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी हो, उसमें सामाजिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो 25 मार्क्स का आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए 5 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 10 मार्क्स का होता है और बचे 10 मार्क्स। तो सेक्शन सी 6 मार्क्स का होता है, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और सेक्शन डी जो है वो दोस्तों 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जब से यूनिट टेस्ट चालू हुआ है, ये 5वां यूनिट टेस्ट है दोस्तों, और इस 5वें यूनिट टेस्ट से आपको समझ में तो आ गया होगा कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब टेक्स्ट बुक से ही आ रहे हैं। और आपके बोर्ड के एग्जाम में जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन इसमें भी हैं दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप टेक्स्ट बुक से करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं। सामाजिक विज्ञान सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, शब्दों को सेट करना है। अगर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था तो वहां पे एक ऑप्शन दिया है, वो किसने बनवाया था, तो इसका सही ऑप्शन है हमीदा बेगम ने बनवाया था। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि बताइए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या ट्रू है। दैट मीन्स क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो वहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है कि सरकार ने आवश्यक चीज वस्तु धारा मीन्स कंज्यूमर एक्ट 1965 में अप्लाई किया था, इंप्लीमेंट किया था, बट दैट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो व्हाट इज द राइट स्टेटमेंट। तो जब भी आप आंसर लिखो, पूरे सेंटेंस में लिखो कि सरकार ने आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955 में इंप्लीमेंट किया था, अमल किया था। तीसरे क्वेश्चन पे हम जाते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा सही है या गलत है ये बताना है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, जो उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है कि नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। तो इंडिया में मीन्स नक्सलाइड कहां पर स्टार्ट हुआ था, ऐसा क्वेश्चन है। तो उसमें आपका आंसर आएगा दोस्तों सब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। उसके बाद है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसकी जो लिस्ट है वो कौन प्रिपेयर करता है। दैट मीन्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किसके आदेश के द्वारा किया जाता है, किसके कहने पर किया जाता है। सो राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सो ये 5 मार्क्स आपके यहां पर कंप्लीट होते हैं। सेक्शन ए में 5 मार्क्स आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सेक्शन बी, जो 10 मार्क्स का होता है। पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। यहां पर हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से हमें 5 करने हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद में स्थित जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, यानी कि कल्चरल हेरिटेज है, उसकी लिस्ट बनानी है। तो ऐसे तो अहमदाबाद में बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज हैं, लेकिन एज पर मार्क्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर कुछ ही आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं 6 नाम आपको सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जामा मस्जिद, सेकेंड इज काकरिया लेक, थर्ड इज झूलता मीनार, भद्र किला, सीदी सैयद की जाली, हठी सिंह का मकबरा। दिस ऑल आर द लिस्ट फॉर अहमदाबाद कल्चरल हेरिटेज। ओके, सो हियर द 2 मार्क्स इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु सभ्यता का नगर, इंदु सिविलाइजेशन। ओके, तो जो धोलावीरा है इज वन ऑफ द मोस्ट मीन्स लाइक दिस टाइप ऑफ सिटी जो इंदु सिविलाइजेशन को फॉलो करता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को फॉलो करता है। तो धोलावीरा पर टिप्पणी लिखना है आपको। मेक अ शॉर्ट नोट ऑन धोलावीरा। क्या लिखोगे? धोलावीरा सिंधु सभ्यता का नगर था। धोलावीरा ऐसा नगर जो इंदु सिविलाइजेशन को फॉलो करता था। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हो, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आप 4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट है धोलावीरा इज सिचुएटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, भचाऊ तहसील, नियर खदीर द्वीप। ओके, धोलावीरा
अपने आदर्श नगर की रचना और हड़प्पा संस्कृति के व्यापार वाणिज्य के केंद्र के लिए फेमस था। सो धोलावीरा इज ऑल्सो फेमस फॉर पोर्ट, बंदरगाह के लिए फेमस था। और नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व गहना और मन का बनाने का केंद्र देखने को मिला है। मीन्स अर्लियर 5000 years ago धोलावीरा इज अ सेंटर फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ओके, सो हियर द 2 marks is completed. Next question is, black money is the cause of price rise. Black money is the cause of price rise. एक्सप्लेन दिस लाइन, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, यानी कि काला धन मूल्य वृद्धि का एक कारण है। कैसे समझाओगे आप? इस प्रकार है, जो सरकार को चुकाए जाने वाले रकम या आय में बचने के लिए कुछ लोग आर्थिक व्यवहारों में हिसाबी खातों में दर्ज नहीं करवाते हैं। मीन्स लोग पैसों की चोरी करके रखते हैं, पैसों को छुपा कर रखना, दैट इज काला धन। और काला धन रखने का मतलब वी आर नॉट गिविंग एनी टैक्स टू गवर्नमेंट। और जब हम गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट उस टैक्स को वसूल करने के लिए कुछ दूसरे चीज वस्तुओं पर, सामानों पर, कमोडिटीज पर, सर्विसेज पर टैक्स इंक्रीज कर देता है। और सामान पर, कमोडिटीज पर या फिर सर्विसेज पर टैक्स इंक्रीज करने की वजह से प्राइस राइज हाई हो जाती है। सो दैट इज द मेन रीजन दैट द जो प्राइस राइज हाई हो रहा है उसके पीछे है ब्लैक मनी। ओके, और ऐसे में क्या होता है कि इसका कोई भी ऑन पेपर रिकॉर्ड ना होने की वजह से इसके ऊपर कोई जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं वो छापा मारते हैं, वो रेड मारते हैं, जिसकी वजह से सारे ब्लैक मनी जो है निकल के आते हैं। सो ये रीजन आप समझा सकते हो थोड़ा अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है देयर आर सम मार्क्स, और उस मार्क्स को समझाना है। हाँ, ठीक है ना। तो उस मार्क्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ISI, सेकेंड इज एग मार्क, थर्ड इज वूल मार्क एंड फोर्थ इज HACCP। सो ISI का चिन्ह जो है केमिकल, पेस्टिसाइड, रबर, प्लास्टिक की बनावट, टेक्सटाइल में, सीमेंट में, धातुओं में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ISI का मार्क लगा होता है। ओके, फिर नेक्स्ट इज एग मार्क। एज पर नेम यू कैन सी AG, एग्रीकल्चर मीन्स एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अगर कोई भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उस पे एग मार्क का साइन होता है, ठीक है। एंड यह कानून 1937 से बाजार में लागू किया गया। मीन्स फ्रॉम 1937 दिस टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। ओके, थर्ड इज वूल मार्क। वूल मार्क इज यूज फॉर वूलन क्लॉथ। सो वूल मार्क इज यूज फॉर वूलन क्लॉथ्स, जिसमें वूल मार्क का चिन्ह ऊन की बनावट और उसके कपड़ों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज HACCP। इसका चिन्ह जो भी खाने के उत्पादन होते हैं, मीन्स फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स पे HACCP का मार्का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन विद्रोह एंड आतंकवाद। यानी आतंकवाद और विद्रोह के बीच हमें क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 जो समाज में कुछ बुराइयां हैं, समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं हम जिसको फेस कर रहे हैं, जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। सो यहां पर लिखा है पहला डिफरेंस, विद्रोह किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम है और आतंकवाद दिस इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सेकेंड, जो विद्रोह है यह स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है, मीन्स लोकल लोगों के हेल्प से विद्रोह होता है। बट आतंकवाद यह स्थानीय सहयोग से चलता भी है और नहीं भी चलता है। मीन्स जो टेररिज्म है वो लोकल लोगों की वजह से भी चलता है या फिर इंटरनेशनल लेवल के कुछ एजेंसीज होते हैं लाइक ISI, इन लोगों की वजह से भी चलता है। थर्ड डिफरेंस इज विद्रोह प्रादेशिक स्तर पर फैला है, मीन्स स्टेट वाइज स्टेट फैला है, जबकि आतंकवाद इंटरनेशनल लेवल पे फैला है पूरे दुनिया में। चौथा डिफरेंस है विद्रोह की वजह से स्टेट का, प्रदेशों का विकास जो है रुक जाता है, डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। बट आतंकवाद की वजह से पूरे देश का ही नुकसान होता है, पूरे देश का विकास रुक जाता है। ओके, सो हियर द सेक्शन B इज कंप्लीटेड फॉर 10 मार्क्स। नाउ द टर्न ऑफ सेक्शन C। सेक्शन C में हमारे पास 2 क्वेश्चन है कि जो कस्टमर्स होता है उसके जो ड्यूटीज हैं उसमें से मेनली 6 ड्यूटीज के बारे में बताना है। मैं आपको हर बार बोलता हूं जब भी सेक्शन C आए, यानी कि 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन हो तो आपको 6 पॉइंट लिखना होता है। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है
कि आपको 6 पॉइंट ही लिखने हैं। तो क्या ये बात समझ के आपको समझ में नहीं आ जाती कि मैं हर बार आपको क्यों बोलता हूं कि 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट। आप मेरी बात समझते तो हो, लेकिन गलत तरीके से। पॉइंट को आप छोटा छोटा कर देते हो, आधे पेज में आप आंसर खत्म कर देते हो। दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन, ग्राहक के 6 कर्तव्य लिखने। सो फर्स्ट कर्तव्य मीन्स ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज कंज्यूमर के। फर्स्ट, ग्राहक को सामान खरीदते समय सेवा की पसंदगी करनी चाहिए। दैट इज ग्राहक की जो है कंज्यूमर की ड्यूटीज है। सेकेंड, वस्तु को खरीदते समय, निर्णय लेते समय सभी जानकारी ग्राहक के पास होनी चाहिए और एक जागरूक ग्राहक बनकर जानकारी लेनी चाहिए। तीसरा, ग्राहकों को खरीदे गए माल सामान या सेवा का पक्का बिल लेना चाहिए, पैसा चुकाकर रसीद लेना चाहिए। चौथा, खरीदी करते समय सामान खराब हो, बनावटी हो, नकली हो, वजन कम ज्यादा, तुरंत ग्राहक को, व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए कि भाई तुम्हारे सामान में ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, खरीदी करते समय वजन का कांटा, माप तौल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सही है या नहीं, उसकी जांच कर लेनी चाहिए। और 6 नंबर, ग्राहक को उनकी सही शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारी को मौखिक या लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से शिकायत करनी चाहिए अगर ग्राहक का शोषण होता है। तो इस तरीके से आप 6 पॉइंट लिख सकते हो और आपके यहां पर 3 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। फिर इसके बाद है सांप्रदायिकता, कम्युनिटी। ओके, तो सांप्रदायिकता दूर करने के उपाय बताने हैं। अब इसमें आप बड़े बड़े पॉइंट है तो आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हो। या सांप्रदायिकता मीन्स कम्युनिस्ट जो होता है, इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं। जैसे नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्वों का सख्ती से सामना करना चाहिए, मीन्स फेस ऑफ करना चाहिए, एकदम नियम कानून के साथ फेस ऑफ करना चाहिए। धर्म को बीच में नहीं लाना है, भाषा को बीच में नहीं लाना है। दिस ऑल आर द सांप्रदायिक, ये सब क्या है, सांप्रदायिक के कारण हैं। उसे दूर करने के उपाय सोचना चाहिए। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए प्रभावशाली कार्य शिक्षा कर सकती है। सो एजुकेशन इज मस्ट, अगर एजुकेशन है तो सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। शिक्षण में धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए। स्कूल में सभी धर्मों से संबंधित कार्यक्रम करने चाहिए और जिससे स्टूडेंट्स को क्या हो, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव हो, सभी रिलीजियंस का मान सम्मान करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, कोई एक दूसरे के रिलेशन का मजाक ना बनाता हो। इस तरह का सिलेबस होना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में। ओके, नेक्स्ट इज, इसको दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। एंड अवर इंडिया इज अ कंट्री वेयर 65% ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट यंगस्टर। तो यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। युवाओं में सांप्रदायिकता के स्थान पर असांप्रदायिकता विकसित हो, ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। मीन्स जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर कम्युनिस्ट दूर करना है और उनको किसी भी तरीके से इसके खिलाफ खड़े करके सांप्रदायिकता को खत्म करना है। सो नेक्स्ट इज, सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होते हैं जो सांप्रदायिकता को महत्व देते हैं और समाज में दंगे फसाद करवाते हैं। सो ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना है, नॉट गिवन इंपोर्टेंस। इस प्रकार सरकार को ही नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों को भी प्रयत्न करना चाहिए कि सांप्रदायिकता को दूर किया जा सके। बिकॉज वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सब भारत के नागरिक हैं और एक सामान्य नागरिक हैं। इसके चलते हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि सरकार जो भी कर रही है हम उसमें सहयोग प्रदान करें। लास्ट सेक्शन डी, जो 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। दिल्ली के लाल किला और आगरा के किला पर टिप्पणी लिखना है। चैप्टर नंबर 6 में से ये क्वेश्चन है और बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार है। दिल्ली के लाल किला पर आपको शॉर्ट नोट लिखना हो तो आप लिख सकते हो, शाहजहां ने बनवाया था 1638 में, लाल पत्थरों से तैयार किया गया है। शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहांबाद शहर बना दिया था। फिर उसके बाद इस किले में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसी बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। दीवाने खास जो थी वो अन्य मूर्तियों की तुलना में अधिक अलंकृत थी, जिसकी सजावट में सोना, चांदी तथा कीमती पत्थरों का भी अद्भुत उपयोग और समन्वय किया गया था। लाल किले में शाहजहां ने मयूरासन का निर्माण करवाया था, जिसे नादिर शाह अपने साथ ईरान लेकर चला गया था। लाल किला मुगल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। लाल किले पर हर साल राष्ट्रीय त्योहार पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। सो ये लाल किला पर टिप्पणी हो गया। और आगरा के किला पर अगर टिप्पणी लिखना हो तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। यह किला लाल पत्थरों से बना है, इसीलिए इसे लाल किला कहते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने 1565 में यानी 1565 में करवाया था। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा 1.5 मील है। इस किले में हिंदू और ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल बनवाया था।
इस किले में गुजराती और बंगाली शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं पर बिताए थे। और इस तरीके से सेक्शन डी का एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, इसमें दिल्ली का लाल किला और आगरा के किला पर टिप्पणी लिखना है। सो दैट इज, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे दोस्तों। मित्रों, यहां पर पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा हमारे जो 5 यूनिट टेस्ट हुए हैं, इसमें से जो भी साइंस का है, गुजराती का है, एसएस का है, अगर आप किसी भी पेपर का पर्टिकुलर पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहिए प्लीज आप कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।